बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को वर्ल्ड कप की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस पर। तबसरे तज्जिए भरपूर एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हम रोजाना रात 11:05 में पेश होते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो आपकी पसंद आ रही होगी। जिस तरह से आपका फीडबैक, जिस तरह से आपकी आरा हम तक पहुंच रही है, उससे हमारी काफ़ी हौसला अफजाई भी हो रही है। आज नाज़रीन 2 मैचेस खेले गए जहां पे अब थोड़ी देर पहले बांग्लादेश और ओमान की टीम में मद्दे मुकाबिल थी और यहां पर एक ऐसे मौके पर जब लग रहा था कि यहां पे ओमान अपसेट कर देगा, बांग्लादेश की टीम ने 26 रन से कामयाबी हासिल की। जबकि आज के दिन का जो पहला मैच खेला गया उसमें पापुआ न्यू गिनी का मुकाबला था स्कॉटलैंड के साथ और यहां पे 17 रन से स्कॉटलैंड की टीम ने इस टूर्नामेंट में एक और कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, कल हमने शो किया था और कल हमारे साथ जब शो बिल्कुल एंड हो रहा था तो उस वक्त कमर रज़ा इफ़ी साहब मौजूद थे और मेरे कुछ पॉइंट से वो एग्री नहीं कर रहे थे। कुछ हीटेड आर्गूमेंट हुआ, कुछ डिबेट हुई, बहुत कुछ हुआ उस शो के दौरान। आज कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इस प्राइम के तवस्सुत से, इस कैमरे के तवस्सुत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमर रज़ा इफ़ी साहब से कि हो जाता है शो के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप साथ बैठते हैं, उठते हैं, किसी सवाल पर आप एग्री करते हैं, किसी सवाल पर आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो शो में तशरीफ़ ना लाएँ और हमसे नाराज़गी का इजहार करें। आप कल भी हमारे लिए काबिल मोहतरम थे और आज भी आप हमारे लिए काबिल मोहतरम हैं। लेकिन पॉइंट मेरा वही है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात आप करेंगे, इंडिया की क्रिकेट पे आप बात करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वहाँ से बिलो द बेल्ट कोई बात आती है, उसको अगर आपकी बात नहीं कर रहा, उसको कोई भी यूट्यूबर अगर सपोर्ट करता है या कोई भी पाकिस्तानी अगर सपोर्ट करता है तो वो बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कल के शो में आप हमारे साथ मौजूद होंगे और यही वजह है कि आज हमने अपने पैनल को चेंज भी किया। हमारे रोजाना की तरह आज मेरे साथ आज भी मौजूद है पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर के जिनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी नाम है, क्वालिफाइड कोच हैं और मुझे बड़ी इनको यहाँ बुला के खुशी ज़रूर होती है मुझे, लेकिन साथ साथ मुझे बड़ा दुख भी होता है कि एक ऐसा टैलेंट कि जिसके फ़ायदा जिसकी क्रिकेट का जो है वो पाकिस्तान की टीम में नहीं उठाया जा सका। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर हो सकता है बहुत मजबूत हो, इनकी जगह नहीं बन पा रही हो, लेकिन एक ऐसा कोच जो प्रूवन कोच है कि जिसने PIA को अपनी कोचिंग में जितवाया और इनके साथ गुलाम अली ने कोचिंग की। गुलाम अली इस वक्त पाकिस्तान की जूनियर टीम के कोच हैं और बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग कर रहे हैं। 2 साल से बड़ा ज़बरदस्त सिंध को वो डेवलप कर रहे हैं, टैलेंट लेके दे रहे हैं और चैंपियन भी बनवा रहे हैं। तो फिर दूसरे कोच को क्यों नेगलेक्ट किया गया है और ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है। शो में हमारे साथ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगले शो में हमारे साथ मौजूद ना हो और कहीं कोचिंग की सतह जो है, कोचिंग एज ए कोच जो है कहीं ना कहीं अपनी सर्विसेज दे रहे हो। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच महमूद भाई, आपने एक दफ़ा फिर वक्त निकाला। जी थैंक यू अली। आप तो नाराज़ नहीं है मुझसे? नहीं, देखिए जब प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि उसमें आर्गूमेंट्स हों। अगर आर्गूमेंट्स आपके सही हैं, आप कन्विंस, मैं आपको कन्विंस कर दूं या आप मुझे कन्विंस कर दें, ठीक है। ये एक चीज़ होती है जो लोग सुनना भी चाहते हैं कि ये तो नहीं कि हर बात में मैं आपके साथ एग्री कर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे और आपकी दरमियानी काफ़ी ऐसा चलता है, तो प्रोग्राम्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जबकि मेरे साथ जो दूसरी आज हमारी पैनलिस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा ये नाम है। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में जब विमेंस टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे पाकिस्तान की मीडिया मैनेजर भी रहीं और जो इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग उसको सराहते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक साहबा। वेलकम टू द शो। नादरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज जो 2 मैचेस खेले गए उसमें जो पहला मैच खेला गया जिसमें PNG का मुकाबला था जनाब स्कॉटलैंड के साथ, इस मैच में क्या हुआ महमूद हामिद साहब से हम इस प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। महमूद भाई, ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी है। 165 रन स्कोर किए स्कॉटलैंड ने और एक ऐसा लग रहा था कि पापुआ न्यू गिनी किसी हद तक मुकाबला ज़रूर करेगी। जब उनके कप्तान असद वाला खेल रहे थे, उसके बाद फिर कोलैप्स हुई बैटिंग और उसके बाद फिर एक ऐसे मौके पर मोमेंटम सेट हुआ कि पापुआ न्यू गिनी ने किसी हद तक फाइट की। क्या कहेंगे इस मैच को लेकर? मैच अच्छा था, लेकिन स्कॉटलैंड फार बेटर देन टीम थी पापुआ गिनी से। और अगर हम टॉस के वक्त भी, पिछले मैच में भी पापुआ गिनी के कप्तान ने ये कहा था कि हम अच्छी क्रिकेट, क्योंकि उनको भी आइडिया है कि वो नई इंडक्शन है, एसोसिएट मेंबर्स हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं अगेंस्ट स्कॉटलैंड एक अच्छी टीम बन चुकी है, क्योंकि उनके वो प्लेयर्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं। अगर वो काउंटी में नहीं खेल रहे होते तो सेकंड 11 में खेल रहे होते हैं, तो उनको दे हैव एक्सपीरियंस टू प्ले दैट टाइप ऑफ क्रिकेट। लेकिन पापुआ गिनी के वो प्लेयर्स हैं जो कि नए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको देख के बड़ा अच्छा लगा। इनका वाला जो है बहुत अच्छा, पिछले मैच में भी अच्छा खेले, 1 रन आउट हो गया जिसकी वजह से मैच थोड़ा सा मुश्किल हो गया उनके लिए। लेकिन एक अच्छी क्रिकेट देखने को नजर आई है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल वन साइडेड मैच जो है, वही उनके कप्तान ने भी यही बात की थी कि हम अच्छी क्रिकेट
यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी नई टीम है, आई थिंक अगले सालों में आप इनको देखेंगे कि और थोड़ा सा इनके प्लेयर्स जो है एक्सपीरियंस हासिल करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी। और इस तरह इन्होंने बात की कि कैप्टन के हवाले से, तो ना वो वाला ना ये वाला, सिर्फ और सिर्फ असद वाला। इनकी पूरी फैमिली जो है वो क्रिकेट में रही, इनके सिस्टर क्रिकेट खेलते रहे, इनके फादर ने भी जो है वो पापा न्यू गिनी को जो है वो लीड किया। एक टीम डेवलप हो रही है। और जिस तरह स्कॉटलैंड की बात की है तो कई पाकिस्तानी हमें नजर आते हैं वहाँ पे खेलते हुए। अभी जो है मुजाहिद जमशेद साहब हमारे शो का अक्सर हिस्सा होते हैं, वो वहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट ऑफिसर है स्कॉटलैंड में। इसके अलावा सुफियान शरीफ हमें खेलते नजर आ रहे हैं। माजी में माजिद हक भी हमें स्कॉटलैंड से खेलते हुए नजर आए। क्या लगता है आपको कि जो मिनोस की टीम है जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मिल गया इस इतने बड़े इवेंट पे और इस अपने टैलेंट को शोकेस करने का? देखिए, इस दफ़ा जो आईसीसी ने टीमें बढ़ाई हैं, थोड़ी उससे बहुत ज़बरदस्त एज हासिल होगा उन न्यू प्लेयर्स के लिए। ख़ासतौर पे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, भले वो जीते या हारें। इससे बिल्कुल वाला ताक रखकर आप ये देखेंगे उनको एक अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के, स्किल्स दिखाने के एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और मेरे ख्याल से यही प्लेयर्स जो हैं कहीं ना कहीं पर क्लिक हो जाएंगे। जैसे अभी हम देख रहे थे ओमान की टीम में फयाज बट, जो कि पाकिस्तान अंडर-19 से भी खेले हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आज वो ओमान की तरफ से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान में नहीं खेल सके, जिनको मौके नहीं मिले, तो उन्होंने दूसरे ममालिक का सहारा लिया और आज देखें हमें वो मतलब परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ जो दूसरा मैच है खेला गया जहाँ पे ओमान की टीम का मुकाबला था और बांग्लादेश के साथ, उस मैच की ये समरी है। 153 रन स्कोर किए महमूद भाई बांग्लादेश ने। और हमने देखा कि वहाँ पे बांग्लादेश की टीम हमें उस तरह से यूनाइटेड नजर नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग, कहते हैं ना इस तरह स्पॉइलिंग हो रहा है, सब कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग इज बॉइलिंग। क्या लग रहा है आपको? 153 रन स्कोर किए ओमान जैसे अटैक के सामने, गो के कंडीशन उनको सूट भी कर रही थी, उनका होम ग्राउंड भी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस मैच में अगर जिसको डिस्कस करूँ, मुशफ़िक़ुर रहीम का एक तो खेलना और खेलने के बाद उनका विकेट कीपिंग ना करना, ये भी समझ में आता है, लेकिन 8वें नंबर पे आना, ये कुछ आपको डाइजेस्ट हो रही है चीज़? हाँ, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रही कि अगर आप एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं तो आपको फिर ऊपर के नंबर पे आना चाहिए। अब क्या उनकी फॉर्मेशन उन्होंने बनाई है, किस तरह वो टीम को खिला रहे हैं, लंबी बैटिंग रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बैटिंग जो है उनकी इतने अच्छा क्लिक नहीं कर रही जो कि इनको करना चाहिए। ऊपर से ओपनर जो हैं वो जल्दी, लूटन दोनों मैच के अंदर जल्दी आउट हुए। सो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में, उनके कोच के, उनके कैप्टन के दिमाग में यही है कि बैटिंग क्लिक नहीं कर रही। लेकिन अगर आप जब स्टार्टिंग देखें तो ओमान के बॉलर ने बहुत बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। पिच का उन्होंने पूरा फायदा उठाया है, पेस उनकी नजर आई, गेंद यॉर्कर्स स्विंग भी हो रहा था इनिशियली, तो इतना आसान नहीं था बैट्समैन के लिए बैटिंग करना, क्योंकि गर्म मौसम बहुत है। लेकिन जिस तरह का बाद में पिच हुआ है वो बेहतर होता चला गया था, लेकिन इनिशियली इतना आसान नहीं था, गेंद अच्छा बैट के ऊपर भी नहीं आ रहा था। तो मेरे ख्याल से अच्छा रिकवर किया उन्होंने, 153 रन बने। मैं ये समझ रहा था कि इतने रन नहीं बनेंगे बाद में, जिस तरह विकेटें गिरती चली गई। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने अच्छा उसको रिकवर किया। लेकिन एज ए क्वालिफाइड कोच, एज ए फॉर्मर प्लेयर, आपकी क्या सोच है कि अगर आप बैटिंग को इतना लंबा करते हैं तो क्या फिर आप नेगेटिव अप्रोच से नहीं जाते हैं? क्योंकि अगर आपके ऊपर के 7 बैट्समैन नहीं कर सके तो 8वां भी नहीं करेगा। और फिर मुशफ़िक़ुर रहीम जैसा प्रूवन प्लेयर अगर 8वें नंबर पर जा रहा है तो इससे तो एक और मैसेज भी गलत जा रहा है ना। हाँ, ये हो सकता है कि शायद कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। देखिए, इनसाइड स्टोरी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मैं जरूर आपको आज से पहले आप बात करें, एक चीज़ जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि जब टीम मुश्किल में थी, सूरत हाल मुश्किल में थी, जब एक शॉट दिखाया गया जब वो अंदर खड़े हुए थे ड्रेसिंग रूम में और वो मुस्कुरा रहे थे, मतलब उनको ऐसी टेंशन नहीं थी कि टीम लगी हुई है बाहर। बहुत से प्लेयर होते हैं जो कि अपने फेस से ना जाहिर नहीं होने देते कि वो टेंशन में हैं या नहीं है। बहुत से प्लेयर फौरन टेंशन उनके फेस से नज़र आ जाती थी। जैसे आपका एक कप्तान था, फौरन कैप उतार लेता था, उसको टेंशन होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ धोनी है बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, चाहे वो मैच हार भी रहे होते थे, लेकिन नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो हर प्लेयर का एक अपना एक जेस्चर होता है। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश एक ऐसी टीम है कि मेरे ख्याल से उसको क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि जब आपके फाइनल राउंड जाएंगे वहाँ पर आपको अच्छी क्रिकेट नज़र आए। क्योंकि एक एसोसिएट मेंबर्स की टीम जब बड़े उसके अंदर आती है तो वो एक मज़ा नहीं आता। लेकिन इनिशियली मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश को आना चाहिए। स्कॉटलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, स्कॉटलैंड के जैसे प्लेयर्स हैं, एक मुझे लगती है कि वो टीम आ जाएगी। श्रीलंका को उधर से आना चाहिए, तो ताकि जो फाइनल राउंड्स हैं वो बड़े तगड़े मैचेस हों। आपको क्या लगता है बांग्लादेशी क्रिकेट का डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है? क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम है कि मुझे याद है और आपको भी याद होगा यकीनन, जर्नलिज्म से आप भी वाबस्ता हैं, कि पाकिस्तान बांग्लादेश जाके हारा था तो हमने अपना डोमेस्टिक का सिस्टम पूरा तब्दील कर दिया था। ठीक है, तो अब बांग्लादेश आपको लग रहा है डिक्लाइनिंग फेज पे, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा है और जिस तरह खेल रहे हैं वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं है।
मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिस तरह से जीते थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, तो इनको एक ये हो गया इतनी बड़ी टीमों से हम जीत गए तो बाकी टीमों को ये खातिर में नहीं ला रहे। और अभी आज के जिस तरह से मैच इन्होंने खेला है, हो सकता है वो एक्सपीरियंस वार्म अप मैचेस में, क्योंकि सीखने के मौके होते हैं, तो हो सकता है वो ट्राई कर रहे हों कि कौन से कॉम्बिनेशन हम उतारें। लेकिन अगर बांग्लादेश आज हार जाता तो ये तो 12 में से नहीं होता फिर, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक है इनके ऊपर। अच्छा, आपको बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही है बांग्लादेश की टीम की? आपको लगता है कि थोड़ा सा मोरल डाउन है, टीम जेल नहीं है, यूनाइटेड नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। जिस तरह आपने अभी मुशफ़िक़ की बात की, ये भी मैं सोच रही थी कि भाई इनको तो आना चाहिए था ऊपर, कम से कम ये शुरू के उसमें टॉप ऑर्डर्स में आते, तो ये बिल्कुल आखिर में गए हैं, तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ इनके यहाँ है, समथिंग इज फिशी। ठीक है, समथिंग इज फिशी। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट टेबल पे भी जरा एक नजर डालेंगे कि ग्रुप बी में इस वक्त पॉइंट टेबल पे क्या सूरत हाल है। महमूद भाई, पॉइंट टेबल आपके सामने है। यहाँ पे स्कॉटलैंड इस मौके पे टॉप पे हमें नजर आ रहा है, उसके बाद फिर ओमान, बांग्लादेश और पीएनजी है। आपको इस वक्त चारों टीमों ने 2-2 मैचेस अपने खेलनी है। स्कॉटलैंड इस वक्त हमें ज्यादा जो उसका रन रेट जो है वो भी आप देख सकते हैं इस वक्त के 0.5 समथिंग है, और 4 पॉइंट के साथ वो इस वक्त टॉप कर रहा है। तो 2 टीमें जो आ रही हैं, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश, आपको लगता है ज्यादा मजबूत कंटेंडर है? एब्सोल्युटली, नजर अब तो यही आ रहा है क्योंकि स्कॉटलैंड का मैच है पीएनजी से, आई थिंक तीसरा मैच उनका जो है, तो और जो है वो बांग्लादेश भी पीएनजी से ही मेरे ख्याल से आई थिंक उन्हीं से खेलना है उन्होंने। तो चांसेस तो यही है कि जो है स्कॉटलैंड और बांग्लादेश जो है वो क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि ओमान को ये मैच जीतना ज़रूरी था, क्योंकि ओमान एक अच्छा मैच हार चुकी थी पहले ही स्कॉटलैंड से। तो एक बड़ी टीमों में से एक को तो आपको हराना है अगर आपने क्वालिफाई करना है। तो आप ओमान मेरे ख्याल से इस दौर से मुश्किल में आ गया ज़रूर, डेफिनेटली। लेकिन क्रिकेट है, आप कुछ नहीं कह सकते, कौन हो सकता है पार्टी को स्पॉइल कर दे, पीएनजी किसी को हरा के। अच्छा, आपकी पार्टी स्पॉइल हो सकती है, लेकिन मेरी पार्टी स्पॉइल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खाऊंगा इस ब्रेक में, जहां पे इस वक्त हम जा रहे हैं, लेस का वेवी हॉट फ्लेवर, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली चिल, और मैं ब्रेक में इसको एंजॉय करूंगा। लेकिन ये पॉइंट टेबल पे जो बात की है ना इस वक्त महमूद भाई ने, वो इसलिए भी ये पॉइंट टेबल बड़ा जरूरी था क्योंकि यहीं से जो टीम है वो पाकिस्तान के ग्रुप में आएंगी। यहाँ से जो टीम टॉप करेगी B1 और फिर A2 की टीमें जो है वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेंगी जो सुपर स्टेज के मैचेस होंगे। तो ये ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक में हॉट फ्लेवर को एंजॉय करना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल में, इस वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज उस वक्त हुआ कि जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टीम को बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान अपना अगला वार्म अप मैच कल खेलेगा, जहां पे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबले होंगी, जबकि भारत पे भी सबकी निगाहें हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप का मैच होगा, जबकि इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड की टीमें आपस में खेलेंगी और अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। तो कल ये 4 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, कल भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। महमूद हामिद साहब से आगाज करते हैं जरा इस मैच के हवाले से कि पाकिस्तान का क्या लाइनअप होना चाहिए, क्या हैदर अली को, आसिफ अली को क्या बैटिंग में भेजना चाहिए, उनकी फॉर्म को देखना चाहिए, हफीज को क्या मजीद थोड़ा सा और ऊपर खिलाना चाहिए ताकि उनकी फॉर्म वापस आ सके। महमूद, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? और ऊपर तो नहीं, जो उनको जो जिस नंबर पे खिलाना है, हाँ ज़रूर है कि आप आसिफ को चेक करें, आसिफ अली को और उनको हैदर को, दोनों को चेक करना आप डेफिनेटली, क्योंकि आपको जब आप लेके गए हैं आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि आपने किस तरह एक खिलाना है। क्योंकि देखें, अगर आप बाबर आजम के रिजवान के साथ अगर आप उसको फ़खर को ओपन कराते हैं, 3 बाबर आता है, 4 हफीज़, 5 मलिक, तो छठे के ऊपर आपकी एक जगह बनती है आसिफ अली की। और आसिफ शूट भी वहीं करते हैं। आसिफ अली शूट तो खैर कहीं भी नहीं करते, लेकिन बनती है, अभी वो टीम के अंदर है, क्योंकि उनके ऊपर मैं इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो फिनिशर नहीं है कि आपको अगर एक स्कोर चाहिए और वहाँ पर आपकी ज़रूरत है, अगर ऊपर से विकेटें भी गिर जाए तो उनको फिनिश करना चाहिए, 20 ओवर खेलना चाहिए। लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा नहीं कि वो कहीं भी उन्होंने किस तरह की कोई बैटिंग की हो। हाँ, छक्के ज़रूर मारते हैं, वो बड़े बड़े छक्के मार लेते हैं, लेकिन फिनिशर बनना चाहिए उनको। अब तक समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में उनकी किस तरह ज़रूरत क्या है। तो छठे नंबर पर अगर वो बैटिंग करते हैं, या फिर हैदर अली, या वो हैदर अली आएंगे, फिर आपका 7वें पर आपका इमाद आ जाएगा, फिर शादाब 8वें पर, 3 फास्ट बॉलर के साथ अगर आप जाते हैं, और अगर आप वसीम को ले, वसीम भी आपके पास एक अच्छी चॉइस है और एज ए ऑलराउंडर, क्योंकि अब नीचे के नंबर पर अच्छी हिटिंग मैंने देखी उसने, उसके बड़ा
पुश है उसके बैट के अंदर, तो आपके पास है अब एक चॉइसेस हैं कि आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने जो है फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि आपने किस तरह खिलाना है। अब अबू धाबी की पिच जो होगी वो किस तरह की होगी, वो थोड़ी सी स्लो टैप की पिच होगी, वहाँ पे होती है हमेशा से, इतना अच्छा बैट के ऊपर नहीं आ रहा होता बॉल। तो अभी अगर हम आईपीएल के मैचेस भी देखें तो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, कल मैच भी शाम में पाकिस्तान 160 इस तरह के मैचेस हुए। कल मैच भी, कल तो खैर हमारा वार्म अप मैच है, हाँ। तो वो इतना सीरियस, लेकिन हमारा जो मेन मैच है वो इंडिया से है जो 24 तारीख को है, तो वो प्रिपरेशन हमने उसके मद्देनजर रखते हुए अपनी टीम को खिलाना है ना, कि हमने पहले मैच में क्या टीम खिलानी है। आपको लगता है नादरा कि कल जो मैच खेला गया उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें से 2 ओवर्स किए शादाब ने, शादाब की फॉर्म को भी कल हमें चेक करना होगा, फिर इसके साथ साथ जिस तरह बात करें वसीम जूनियर को भी चांस देना होगा, आसिफ अली और हैदर अली को भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। बिल्कुल थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि देखिए वार्म अप में ही आपके पास एक आपको बेनिफिट है कि आप इसी में प्लेयर्स को जज कर सकते हैं कि उनकी स्किल्स क्या हैं। बेसिकली वसीम जूनियर को ला सकते हैं, आप हारिस रऊफ को बिठा सकते हैं, क्योंकि हारिस को आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से मतलब कंसेक्यूटिव उन्होंने चौके खाए और फिर उन्होंने जो 1 ओवर में 20 रन दिए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे। तो हारिस को मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेस्ट दें और वसीम जूनियर को लेकर आए तो कुछ बेहतर हो सकता है। रही बात आसिफ अली की, तो उनकी जगह इंस्टेड ऑफ आसिफ अली हैदर अली मेरे ख्याल से मच बेटर। नंबर 6 पे आप समझते हैं हैदर ज्यादा सूटेबल है? हैदर ज्यादा। ऑलराइट यार, रेस्ट देने की बात की तो थोड़ा सा मैं इन दोनों को भी रेस्ट दूंगा, क्योंकि इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है ओमान से, ओमान के इंटरनेशनल प्लेयर और एक ऐसे प्लेयर ने कि जिनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है वर्सेस नेपाल, 15 रन के एवज 5 विकेटें। अक्टूबर 2019 में उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें एक्शन में नजर नहीं आ रहे। कराची के इलाके मलीर से इनका ताल्लुक है, ज्यादातर क्रिकेट कराची में इन्होंने खेली, खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ के बैच में ये कराची अंडर 19 खेले, लेकिन उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटीज मिली ओमान जाने की और फिर इन्होंने ओमान को रिप्रेजेंट किया। बड़े जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक अच्छे बैट्समैन है। आमिर कलीम ने हमें ज्वाइन किया है बजरिया वीडियो लिंक, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। आमिर, मेरे साथ आपके बहुत ही सीनियर जोन के साथी मौजूद हैं, महमूद हामिद साहब, यकीनन ये नाम आपके लिए किसी तारीफ का मोहताज नहीं होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक भी मौजूद हैं। ये बताइए कि इस वक्त ओमान की टीम हमें बड़े अच्छे शेप में नजर आ रही है, आपने ओमान को काफी अरसे से रिप्रेजेंट भी किया है, बड़ी तेजी के साथ प्रोग्रेस हासिल की ओमान की क्रिकेट ने, क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से? मैं बिल्कुल महमूद भाई को सलाम करूंगा पहले तो, और ओमान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है जितना मैं देख रहा हूँ ओमान की क्रिकेट, और हमारी जो मैनेजमेंट है और जिस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है कंसिस्टेंटली, विच इज वेरी गुड फॉर द होल नेशन। और मुझे नजर आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हम 2016 में जब वर्ल्ड कप खेले थे तो अगेंस्ट बांग्लादेश हम काफी प्रेशर में थे, लेकिन आज का जो मैच था वो हल्का सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं कहूंगा जिसकी वजह से आज हम मैच हार गए, और नहीं तो ये मैच आज हम बासानी जीत सकते थे। ऑलराइट, ओमान में क्या वर्ल्ड कप का फीवर कैसा है, क्रेज कैसा है ओमान में? क्योंकि आपको अपने सॉइल्स पे खेलने का मौका मिल रहा है, वहां पे फुटबॉल ज्यादा खेली जाती है, लेकिन अब क्रिकेट भी वहां पे खेली जा रही है। बिल्कुल, ओमान में जो है लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हम वन ऑफ द होस्ट कंट्री हैं वर्ल्ड कप की, और जो पूरी नेशन है वो वेरी एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड कप, और काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। मैं अभी जस्ट मैच से ही आ रहा हूँ तो फुल पैक था और बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है। ठीक है, अच्छा आमिर ये बताइए कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, आप बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी T20 में, बॉलिंग में अगर मैं बात करूं, लेकिन आप क्यों वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है? कोई इंजरी है या आप समझते हैं कि स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए कुछ प्लेयर जो हैं वो टीम से ड्रॉप हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हुआ मैं बताता हूँ कि ये जो 1-1.5 साल का जो कोविड का जो थोड़ा इश्यू आया, क्योंकि हमने जो लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था इन दुबई 2 साल पहले 2019 में, तो आई एम वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर, और उसके बाद जो गैप आया तो क्या हुआ कि कुछ जो यंग लड़के क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन है आईसीसी की तरफ से, जिसकी वजह से नए लड़कों को जिसमें चांस दिया गया, और मैं जो हूँ रिजर्व में हूँ, बट आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर माई प्लेस। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, बताइए पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ के क्यों चले गए? क्या यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली? और आप जब कराची में खेल रहे थे तो कौन कौन से प्लेयर जो थे वो आपके बैचमेट थे? ये बहुत पुरानी बात है। मैं 2004 में जो है यहाँ से आया, पाकिस्तान से, कराची से आया हूँ यहाँ पे, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं जो सीधी बात बताऊंगा मैं बहुत डिसहार्ट होके आया क्योंकि उस टाइम पे मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में अपने जोन का कप्तान था। आई वॉज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल,
3 डेज में मैंने एक 100 बनाया एंड एक 50 बनाया। उसके बाद जब अंडर 19 की टीम की सिलेक्शन हुई, अनाउंसमेंट हुई, तो मेरा नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन दैट टाइम। और मेरे साथ खुर्रम मंजूर, हम लोगों ने साथ क्रिकेट खेली है, और खालिद लतीफ, फवाद आलम, आई मीन काफी प्लेयर्स हैं जो जिनके साथ मैंने जो है ड्रेसिंग रूम शेयर किया। तो वहां से जब मुझे लगा कि इतनी परफॉर्मेंस करके भी मुझे अगर चांस नहीं मिलता, तो मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली टू परफॉर्म माई सेल्फ एंड एक्सप्रेस माई स्किल्स। तो मैंने ओमान आया और 4 साल यहाँ क्रिकेट खेल के आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ओमान टीम। ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर कलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आपने नाज़रीन सुना एक नौजवान का किस्सा। 2004 में भी ये कहानी थी और 2021 में भी ये कहानी है। महमूद भाई क्या कहेंगे कि आप बिल्कुल बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। 17 साल हो गए, एक बच्चा डिसअपॉइंट होकर चला गया और आज समी असलम जा रहा है। कभी हम सुनते हैं कि जे अभी साद अली का भी सुना है कि साद अली भी जो है वो यूएसए जा रहा है। हम अहमद आजम का भी सुनने में आ रहा है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका सुनने में आ रहा है कि ये यूएसए सेटल हो रहे हैं। ये एक अलमिया ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर जो हैं हमने हमारे जो दूसरे मुल्क में चले गए, वहाँ जाके खेले। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसी होती है कि कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे होते हैं कि आपकी जगह नहीं बन पा रही होती। अब इमरान ताहिर जिस ज़माने में था, उस ज़माने में मुश्ताक भी खेल रहा था आपके पास, तो उस वक्त टीम में जगह मुश्किल से बन पा रही थी कि क्योंकि आप एक ही स्पिनर, लेग स्पिनर एक ही खेलता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि 2 लेग स्पिनरों के साथ आप जाएं। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपकी जगह नहीं बन पा रही होती। अब ये अब डिसाइड हो के आप चले जाएं। अब समी असलम जो है, उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई अमेरिका जाने की, और वहाँ पर उनको जिस तरह की एक इमिग्रेशन भी उनको मिल रही है, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है टेस्ट क्रिकेटर हूँ, उसको उस चीज़ों का अवेल। बहुत से लोग अपना फ्यूचर ही देख के जा रहे होते हैं ना, जस्ट उनको वेट नहीं करना पड़ रहा होता, वो वेट करें। अब अहमद आजम की बात कर रहे हैं हम, इनिशियली उनको बहुत पाकिस्तान से क्या चांस नहीं मिले अहमद को, लेकिन क्यों नहीं मिले? प्रॉपर नहीं मिले ना चांस। आपको मैं अगर आपको देखा, आपको एक मैच मिला, आपको मुझे एक मैच मिला ना। अहमद आजम को एक मैच नहीं मिला भाई, उनको काफी मैच मिले, उनको प्रूव करने का बहुत मौका मिला, उन्होंने प्रूव नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर ये के साथ क्या हुआ, फिर ये कह देना, सुन तो लो मेरी बात, कि फिर ये कह देना कि हमें चांस नहीं मिला, हम वहां जा रहे हैं। तो भाई आपको तो चांस प्रॉपर मिला था। हाँ, इन बच्चों को जिनको चांस नहीं मिला, वो क्या है कि हमें तो पाकिस्तान में कहीं चकाया ही नहीं गया। जैसे इमरान ताहिर, उसको भी कहीं भी नहीं चकाया गया था, वो चला गया। लेकिन इनको तो प्रॉपरली यार क्या नहीं क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले ये लोग। अहमद आजम वनडे खेला, T20 खेला, तो फिर आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? अनवर अली क्या क्रिकेट नहीं खेला? कितनी परफॉर्मेंस कर चुका है, क्या उसकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में? बिल्कुल बनती है, बट स्टिल वेट एंड परफॉर्मिंग। और परफॉर्म करके वो कोशिश, फवाद आलम वापस आया, कैसे आया आप देखें, वो मुझे लगता है वो टेस्ट टीम का कप्तान बन जाएगा। सही, ऐसा लगता है। अभी सिंध का तो कप्तान बन गया। अच्छा नादर, मुझे ब्रेक करना है, मुझे क्विकली बताइएगा कि जिस तरह महमूद भाई कह रहे हैं कि पूल खिलाड़ियों का ऐसा होता है कि प्लेयर की जगह नहीं बन पाती, लेकिन हम वापस जब शोएब मलिक पे जाते हैं, जो 4 दिहाइयों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 90s की डेकेड में खेले, 2000 की डेकेड में खेले, 2010 की डेकेड में खेले, 2020 की डेकेड में हमें खेलते नजर आ रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स का पूल कहाँ है हमारे पास? देखिए, बात इन्होंने की कि चांस नहीं मिलता। खुर्रम मंजूर ने कितने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको सिंध की टीम में भी नहीं रखा गया, तो आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बात यह है कि ज़ियाउल जा रहे हैं, ज़ियाउल अमेरिका जा रहे हैं, एहसान आदिल जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त जाने की तैयारी में लगे हुए। आपने बात की कि इनको कैसे चांस मिल जाता है, बात सिर्फ इतनी सी है, जब आपका नेशनल T20 होता है उस वक्त आप उनकी हाइलाइट्स में इतने चौके छक्के दिखाते हैं जैसे उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उनकी बॉलिंग साइड नहीं देखी जाती। इसी तरह से हैदर अली को लाना था तो सारा नेशनल T20 में हाइलाइट्स में हैदर अली, कहाँ थे खुर्रम मंजूर? क्यों नहीं दिखाया कि उनके छक्के चौके दिखाए जाते कि उन्होंने भी कुछ नेशनल T20 में किया है? क्योंकि जिनको लाना था, माइंड प्रिपेयर था कि इन्हीं को रखना है, तो उनको हाईलाइट किया गया। ठीक है, जिनको लाना था उनको माइंड में रखना है, और जिनको नहीं लाना होता वो आमिर कलीम की तरह या फयाज भट्ट की तरह हमें फिर ओमान के लिए ही खेलते नजर आते हैं। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हमने डिस्कस किया, लेकिन रिवायती यानी भारत का मैच भी है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो भारत की टीम मध्य मुकाबिल होगी। पाक भारत टाकरा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच है वार्म अप, इसको डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि अब हम बात करेंगे पाक भारत टाकरा के हवाले से, साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान वार्म अप मैच खेला जाएगा। इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आमिर कलीम हमारे साथ ओमान से मौजूद थे और वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि किस तरह डिसअपॉइंट होकर वो फिर ओमान चले गए। पाकिस्तान में प्लेयर को चांस क्यों नहीं मिलता। जो बॉलर जिसने आउट किया 2010 की अंडर-19 टीम में पाकिस्तान की टीम का रुकन था और इसने मैच की पहली ही गेंद पे केएल राहुल को आउट किया। और आज केएल राहुल किस अंदाज से खेलता है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये होती है प्लेयर डेवलपमेंट जो इंडिया अपने यंग प्लेयर के साथ करता है। और ये फैयाज भट्ट है कि जिसने आउट किया पहली बॉल पे, ये हमें कहीं भी पाकिस्तान के लिए खेलता नजर नहीं आया। और आज हम देख रहे हैं कि वो ओमान की नुमाइंदगी कर रहा है, जिसने आज 30 रन देके 3 विकेटें हासिल की। और अगर हम केएल राहुल की बात करते हैं तो उसने बहुत सारे टेस्ट मैचेस खेले, 40 के करीब उसने जो है वो टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसके अलावा वनडे मैचेस खेले हैं, T20 मैचेस खेले हैं। लेकिन हमें 38 एक रोजा मैचेस खेल चुके अब तक क्या केएल राहुल, और 48 के करीब जिसने T20 मैचेस खेले और 83 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। लेकिन अगर नजर नहीं आया तो हमें फैयाज भट्ट नजर नहीं आया। एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है, आपने देखा किस तरह से बॉल की और किस तरह आउट किया। प्लेयर डेवलपमेंट है ही नहीं हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि ये प्लेयर कैसे मिस हो सकता है। और अब ओमान के लिए और नहीं कि अंडर-19 से खेल रहा हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हो और फिर फर्स्ट क्लास ना खेले, इट मींस कि कहीं ना कहीं जो है ऐसा लूपहोल है आपकी क्रिकेट के अंदर जहां पर लड़के मिस हो रहे हैं और वो लड़के क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं, या क्रिकेट छोड़ रहे हैं या वो दूसरे मुल्क को जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब रमीज भाई को ये चीजें देखनी पड़ेंगी और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं लाना पड़ेगा। देखें बहुत जगहों पे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत मिस हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट वो नहीं खेले, वो रीजन से नहीं खेल पाए और फिर बाद में वो लॉर्ड कलंदर ने उनको सिलेक्ट किया। इट मींस कि क्या वो सिलेक्टर उन सिलेक्शन का उस पे नहीं आए थे ट्रायल्स पे, वहां पर कैसे वो प्लेयर मिस हो गए। तो समथिंग इज रॉन्ग, जहां पर गलत हो रहा है तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी और इस लेवल के ऊपर रमीज भाई को देखना पड़ेगा और बहुत सिंसियर लोग लाने पड़ेंगे। सिंसियर लोग लाने पड़ेंगे। और एक अच्छी चीज जो रमीज भाई की इन्होंने कही कि अब मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें यह कि फ्रेंचाइजीज को भी कहा कि आप अपनी अंडर-19 टीमों को तश्कील दें, इससे प्लेयर्स का जो पूल है मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा मिल सकेगा। लेकिन पाक भारत टाकरे की बात हो रही है और इंडिया में जो है इस मैच को लेकर क्या गुफ्तगू हो रही है, जरा नादरा से पूछना है। नादरा, इंडिया में तो ये कहा जा रहा है कि इस मैच को कैंसिल कर दें, मनसूख कर दें और पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अगर सिर्फ क्रिकेट पे बात करता है कि जी क्रिकेट खत्म होनी चाहिए तो कतई ताल्लुक करना है तो मुकम्मल कर दें, फिर तो खत्म ही कर दें ना कि पाकिस्तान। लेकिन उनका कहना यह है कि जी हमारी तो आईसीसी में विधा के, हमारी तो बीसीसीआई में विधा के, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका चेयरमैन भी कह रहा है ना कि 80% तो इंडिया से फंडिंग आ रही है। एग्जैक्टली, मैं अभी इसी बात पे आने वाली थी कि रिसेंट जो अभी रमीज राजा साहब ने जो सेनेट में कहा है बैठकर कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से लेता है और क्रिकेट इसी वजह से चलती है। देखिए ये चीज कहने की नहीं थी जो कि हाईलाइट हुई और सोशल मीडिया इतना क्विक है कि वो हर चीज जो है निकल जाती है। शुएब अख्तर ने कहा अपने इंटरव्यू में कि दानिश कनेरिया को इसलिए हम चांस नहीं देते कि वो हिंदू है यहां पर, इसलिए। तो ये चीजें तो निकल रही है ना बाहर। अब शाहिद अफरीदी को लेकर बैठ जाते हैं कि उन्होंने घर में टीवी तोड़ दिया, उनकी बेटी ने क्या नाम है वो ड्रामा सीरियल को देख लिया था। तो ये चीजें कहां के कैमरे फिट थे इंडिया के, किसके थे? आप खुद ही जब बताएंगे तो दूसरों को मौका मिलेगा। बताएगा मुझे रैप अप करना है इस टॉपिक को रैप अप करने वापस आना है। मुझे बताएगा कि आपको लगता है कि इंडिया का आप जितना भी क्रिटिसाइज करें लेकिन यहां पे आप इंडिया को जरूर प्रेस करेंगे कि वो जिस तरह भी कप्तानी थी विराट कोहली की, कि पहले 3 दिन पहले एक चीज आती है कि उनकी प्रेस रिलीज आती है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है और 2-3 दिन के बाद वो स्टेप डाउन कर जाता है। हमारे यहाँ होता तो हम पहले से शोर मचाना शुरू कर देते जी हम कोहली को हटा रहे हैं, कोहली को हटा रहे हैं, कोहली को हटा रहे हैं। हम चीजों को खुद जो है वो फ्लेयर अप करते हैं। आपको याद होगा जब PSL हो रही थी, खालिद लतीफ का और शर्जील का किस्सा बिला वजह में कमेंट्री में बैठ के छेड़ा गया। हम खुद चीजों को आप बढ़ाते हैं और फिर जब दुनिया में बदनाम होते हैं तो फिर हम दूसरों पे इस पे सूर डाल देते हैं। देखिए इंडिया में क्या फिक्सिंग नहीं हुई या इंडिया में प्लेयर्स ने नहीं किया, बहुत सी चीजों को। रायना वाला जो सीन आपको याद होगा काफी साल पहले, श्रीशांत को तो देखें जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा वो फनकार है। तो इन्होंने अपने भी प्लेयर्स बचाए हैं बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है। और इंडिया में जितने ज्यादा फिक्सिंग होती है कहीं पर ऐसी नहीं होती है। उन्हीं के सबसे ज्यादा इंडियन सट्टेबाज हर मुल्क से निकलते हैं, फलाना पकड़ा गया तो इंडियन। ठीक है, किस तरह देख रहे हैं पाक भारत टाकरों को? कल पाकिस्तान भी खेल रहा है, कल इंडिया भी खेल रहा है। इंडिया भी क्या अपनी अलग स्ट्रेटेजी के साथ जाएगा, दूसरे प्लेयर्स को मौके देगा, क्या करेगा? इंडिया ने मेरे ख्याल से अपनी फॉर्मेशन बना ली हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी एक टीम तश्कील दे ली है और उन्होंने देखें अपनी जो टीम है जो 18 की उनकी टीम थी उसी में से उन्होंने प्लेयर्स को लिया है। हमने तो बाहर से 2 प्लेयर ले लिए ना जो हमने 18 इतने अच्छे थे। बात यही कह रहा हूँ उनके पास एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर है जो उतना ही अच्छा है। हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, जब भी तो हम वापस शोएब मलिक को लेकर आ गए या हम हैदर को लेकर आ गए कि हमने टीम बनाने के बाद हमने चेंज कर ली क्योंकि हमने
ये देखो अली सलमान, ये बहुत से लोगों को उनका अकाउंटेबल करना पड़ेगा आपको कि भाई जो इतने अरसे से डेवलपमेंट में लगे हुए हैं कुछ कोचेस, वो प्लेयर क्यों नहीं डेवलप करके देते पाकिस्तान प्लेयर से लड़ाइयों की बातें आ रही हैं। अभी कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया गया, उनको प्लेयर्स कहाँ हैं? क्यों? एनसीए में क्या हो रहा है? इसका मतलब है एनसीए में काम नहीं होता कि वो प्लेयर को जज ही नहीं कर पा रहे कि इस नंबर के प्लेयर की जरूरत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान टीम को। क्या मुझे उन कोचेस को वो प्लेयर डेवलप करके नहीं देना चाहिए? ऑलराउंडर नहीं देना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान के पास कौन सा अच्छा ऑलराउंडर है बताएं आप मुझे, जो मैच को खत्म करके जाए? पांड्या जैसा कोई ऑलराउंडर है? स्टोक जैसा कोई ऑलराउंडर है ना? फ़हीम अशरफ हमारे पास, फ़हीम। अब बात बड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ये इनका काम है ना। तो आमिर यामीन को कौन डेवलप करेगा? अनवर अली को कौन डेवलप करेगा? उनको तो पूछते नहीं है ना, जो परफॉर्मर हैं उनसे कोचेस आके मैच लेते हैं कि नहीं इनको नहीं देखना। यार इतना बायस बना है ना कि आपकी सोच है। आपको क्या लगता है कि अभी जो इस तरह आमिर यामीन है या अनवर अली है, परफॉर्म कर करके थक गए, लेकिन हम जाते वही फ़हीम अशरफ की तरफ है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आमिर यामीन के साथ तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा ज्यादती है। अगर तो अब्दुल रज़ाक के बाद कोई अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिलता तो आमिर यामीन की सूरत में मिलता है, जिसको आप जाया कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि इनकी भी एज हो जाएगी, फिर कहा जाएगा कि इनकी एज हो गई, हम नहीं खिला सकते हैं। अभी वो नॉन स्टॉप नॉक कर रहा है भाई। अच्छा, जो नहीं खिला रहे वही बैठ के क्रिटिसाइज भी करते हैं फिर बैठ के टीवी पे। जी। और बड़ी बात यह है कि अभी आपने ये वाली बात की है, तो वो लोग जो कि खुद पीसीबी का हिस्सा रहे हैं, जो कि बोर्ड के अंदर हैं बड़े ओहदों पर, अब वो बैठ के एनालिस्ट बन के उन्हीं प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं जिनको आपने निगलेक्ट किया हुआ है। और जिनको निकाला उनके साथ बैठ के तबसरे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है वो तबसरे कर रहे हैं। ये देखें ना, ये इस मुल्क में ही हो सकता है भाई, और कहीं नहीं हो सकता। तो सोचें प्लेयर क्या सोच रहा है, किस तरह से वो क्या कर सकता है। आपने पूरी टीम, आपने 2 साल 3 साल से आप चला रहे हैं पूरी टीम, और आप बैठ के आप उसका कलाकमा करेंगे T20 के अंदर। अब आप और जिन प्लेयर को आपने उन्हीं को करेंगे और जिनको बाहर निकाल उनकी तारीफ करेंगे। ठीक है, मैं कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, कौन सी टीम आपके ख्याल में एज हासिल है उसको? इंडिया का डेफिनेटली, इंडिया जिस तरह खेल रहा है इंडिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप ये भी नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया, देखो एक प्लेयर जो है मैच को इधर उधर कर देता है। उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास, जो कि मैच फिनिशर हैं और जो एकदम मैच को इधर ले जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ऑन दैट डे आपको फुल अपनी स्ट्रेंथ के साथ और अप्रोच के साथ ग्राउंड के अंदर उतरना। आपकी कोई टीम? मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी देखिए ना इंडिया में भुवनेश्वर कुमार हैं जो स्पिनिंग ट्रैक हम कह रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं, चाहर नहीं चल रहे हैं जो कि चाहल की जगह आए हैं, तो थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पर। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। महमूद भाई आपसे एक छोटी सी इजाज़त भी चाहिए, अगर आप इजाज़त दें तो कल मैं आपकी जगह एफए भाई को बुला लूँ, मैं रिक्वेस्ट कर लूँ एफए भाई से। श्योर, क्यों नहीं बुलाया, बिल्कुल बुलाएं। थैंक यू सो मच महमूद, आप हमारे साथ मौजूद थे। नादा मुश्ताक आप हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही? हमें उम्मीद है आपके ये हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। महमूद भाई से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर महमूद भाई इजाज़त दें तो कल हम कमर रज़ा इफ़ी साहब को अपने शो में बुला लें। इफ़ी भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं, हो जाता है डिबेट हो जाती है, हीटेड आर्गूमेंट हो जाते हैं, तो कल हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कल आप अपनी सीट को संभाल लें और कल आप हमारे साथ शो का हिस्सा बने। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।